अब जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन जो दिए हुए हैं वो हमें प्रकृति ने दिए। किसने दिए हैं? प्रकृति ने। और मानवीय संसाधन है, जो मानवीय संसाधन है वो किसने दिए हैं? वो ये तो प्रकृति नहीं है, लेकिन मानव इंसानों ने उसे क्या कर दिया? मॉडिफाइड कर दिया, कुछ उसमें और बदलाव कर दिए, कुछ नया जोड़ दिया। तो कौन से होगा? मानवीय से इंसानों ने बनाया है। लेकिन बनाया इंसानों ने, अभी मान लो कि अभी ले लो आप कोई चीज इंसान बनाएगा तो प्रकृति में होगा, उसी को बनाएगा। जो प्रकृति में जो होगा ही नहीं तो नहीं बना सकता है। अब बात करते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं प्राकृतिक संसाधन? ये संसाधन जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होते हैं, किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? प्रकृति के द्वारा। ये संसाधन जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हो रहा है, या प्रकृति में आप जैसे देख रहे हैं जल, वायु, हवा, मिट्टी, पानी, जो भी आप देख रहे हैं, पेड़ पौधे, ये कौन से संसाधन है? अब मानवीय संसाधन कौन से हैं? वे संसाधन जो मानवीय क्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं, उन्हें मानवीय संसाधन। उदाहरण के लिए मोटर, जहाज, हवाई जहाज, रेलवे आदि। अब आते प्राकृतिक संसाधन। पहला तो भूमि निम्नीकरण से क्या आशय है? अब भूमि निम्नीकरण से क्या आशय है? उससे पहले हम कहां पे जाएंगे? भूमि आई कहां से? भूमि आई कहां से? भूमि निम्नीकरण क्या है? तो भूमि निम्नीकरण सबसे पहले भूमि का पृथ्वी क्या है? पृथ्वी। अब पृथ्वी के अंदर जब आप भूमि की बात करोगे तो पहले उससे पहले क्या आना चाहिए? कौन सा संसाधन है? मृदा। कौन सा संसाधन है? मृदा संसाधन। अब मृदा जब हमें मालूम होगी तभी तो भूमि का निम्नीकरण का मतलब कटाव। निम्नीकरण का मतलब कटाव। या जैसे आपने इससे पहले क्वेश्चन बाद में आया चादर अपर्दन, नीचे दिया हुआ चादर अपर्दन किसे कहते हैं? तो अपर्दन का भी मतलब क्या? कटाव है। अब ये जो कटाव है, अब इससे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए कि मृदा का, मृदा के बारे में, मृदा कहते हैं मिट्टी। मृदा के बारे में हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो भूमि है और उस भूमि पे कौन सी मृदा है और कैसी मृदा है। और कैसी मृदा ये कैसे मालूम करेंगे? मालूम जब करेंगे जैसे कि मान लेते हैं कि आप अभी इस एरिया में रह रहे हो, अब इस एरिया की मृदा कैसी होगी? अलग होगी, होगी कि नहीं होगी? अब आप यहाँ से चले जाओ थोड़ी सी 10-20 किलोमीटर तो मृदा का क्या हो जाएगा? बदली हो जाएगी। फिर चले जाओ कहीं पे, कहीं पठारी मृदा हो जाएगी। तो मृदा कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की मृदा। कौन कौन सी है? मृदा कितने प्रकार है? मृदा के प्रकार कितने हैं? 6 प्रकार है। कौन सी है पहली? लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, अपने आप कौन सी मृदा है? मुख्यतः अपने आप कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा। पहले लेते हैं काली मृदा। कौन सी लेते हैं? काली मृदा। काली मृदा कौन सी मृदा के नाम से जानते हैं? काली मृदा को रेगल मृदा के नाम से। किसके नाम से? और इसे ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आपका क्वेश्चन आ जाए काली मृदा किसे कहते हैं? तो काली मृदा किसे कहते हैं, या काली मृदा के उपयोग बताइए, या काली मृदा कहाँ पे पाई जाती है? तो पूरा एक ही क्वेश्चन है। तो काली मृदा कहाँ पे पाई जाती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। काली मृदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के पहाड़ों में पाई जाती है। अब इसमें सबसे ज्यादा मुख्यतः फसल कौन सी उपयोगी है काली मृदा में? कपास। गेहूं। चाचा गेहूं नहीं, कपास। कपास है, इसलिए इसे ब्लैक डायमंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक डायमंड। इसलिए क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि इसमें से जितनी भी मृदा है उनमें सबसे ज्यादा कौन कपास किसके अंदर उगाया जाता है? काली मृदा के अंदर। तो उसे ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। दूसरी कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा। अब 6 के 6 मालूम जलोढ़ मृदा पे आते हैं। अब जो जलोढ़ मृदा है तो जलोढ़ मृदा आपकी सबसे इंपोर्टेंट है। जलोढ़ मृदा कौन सी है? इसमें से पक्का ही आता है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा अर्थात जल से निर्मित हुई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। अब जल से कैसे निर्मित होगी? जितनी भी नदियां हैं, तकरीबन मुख्यतः नदियां कहां से निकलती हैं? पहाड़ों से। सभी नदियां कहां से निकली हैं? पहाड़ों से। और भारत में 90% नदियां जो भी निकली कहां से निकली? हिमालय से। कहां से निकली है? हिमालय से। अब उनके द्वारा जो भी पहाड़ों से मिट्टी मृदा में मिट्टी जो भी उनके साथ बहाकर लाई जाती है मृदा, कौन सी मृदा लाई जाती है? जलोढ़ का सही नाम क्या है? जल। क्या नाम है? जल प्लस लौध। लौध देखा होगा कि आपने आज से पहले कुम्हार होते थे, जब भी आप जब भी बनाते हो, ईंट बनाते हैं, ईंट बनाने में गोल मिट्टी को गोल गोल छोटे छोटे टुकड़े करके तब ईंट बनाई जाती है, उसे भी लोड कहते हैं। और उसके बाद में जब भी कुम्हार कोई भी चीज बनाते थे पहले
तो जैसे मटका वगैरह कुछ बनाते थे, छोटे छोटे पिंड बना लेते थे, उस पिंड को भी क्या कहते हैं, तो जल से बनी हुई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। अब ये मृदा जल से तो बनी है, तो कहां पे होगी, नदियों के किनारे। और नदी के किनारों क्या कहेंगे, नदी जितनी है उनके किनारों को क्या कहेंगे, डेल्टा। क्या कहेंगे, डेल्टा। नदी के किनारे जो भी नदी के आसपास की जगह उसे क्या बोलेंगे, डेल्टा। अब उसके बाद में आते हैं ये जलोढ़ मृदा होती कितने प्रकार की है, जल की मृदा तो होगी, जलोढ़ मृदा ये मालूम पड़ गई हमें जलोढ़ मृदा क्या है। अब जलोढ़ मृदा होती कितने प्रकार की है, दो प्रकार की। कितने प्रकार की है, दो प्रकार की। कौन कौन सी दो प्रकार है इसके, खादर और बांगर हैं, खादर और बांगर खादर और बांगर। अब खादर और बांगर क्या हुआ, ये भी मिट्टी इसमें दो भागों में बांटा, क्यों क्यों बांटा दो भागों में, बताओ क्यों बांटा। क्वेश्चन में लिखा है खादर मृदा और बांगर मृदा में अंतर स्पष्ट कीजिए, क्यों बांटने का बताया, बताओ। हाँ हमें देखो जलोढ़ मृदा क्या होता है, जब भी आपने देखा होगा, अपने एक उदाहरण के लिए लेते हैं चंबल नदी। चंबल नदी देखी सभी ने, जब चंबल नदी पे आप देखा होगा कि वर्षा ऋतु में जब भी नदी चढ़ती है, चढ़ के आती है, जब चढ़ के आती है तो अपने किनारों पे क्या छोड़ के आती है, मिट्टी छोड़ के आती है। अब किनारे पे मिट्टी भी छोड़ के आएगी, फिर रेत भी छोड़ के आएगी, इस सब कुछ छोड़ के आती है, नहीं छोड़ी जाती है, चढ़ेगी तो वो अब चढ़ेगी, जब ऊपर चढ़ के आ गई वो काफी दूर तक अपना एरिया कवर करेगी। अब करेगी तो वो मिट्टी क्या उसमें कहीं से उत्पन्न हुई थी, क्या वो मिट्टी कहीं से बाकी लेके आई गई थी, मिट्टी उसके पास तो नहीं थी। अभी चंबल नदी के पास मिट्टी है क्या, अभी बह रही उसके पास मिट्टी है क्या। लेकिन वर्षा ऋतु में क्या होता है कि वर्षा ऋतु में जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद में जितना भी पानी है कहाँ पे जाकर मिलता है, नदियों में। तो उस पानी जब बह के जा रहा होता है उसमें मिट्टी के कण होते हैं, क्या होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं। अब पानी नदी में, मान लो कि नदी चंबल नदी कोटा से निकली कोटा से निकलते हुए कहां पे आ गई, अपने यहाँ पे आ गई। अब यहाँ तक आ गई नदी बहकर, अब यहाँ तक आई तो इतनी जगह पे क्या करेगी नदी, जब यहाँ पे आई तो इतनी जगह पे जितनी बारिश हुई तो सभी कितनी जगह कितनी विभिन्न प्रकार की मृदाएं हैं, विभिन्न प्रकार की 6 की 6 मान लेते कितनी मृदा है, 6 प्रकार की है। वो 6 की 6 प्रकार की मृदा उसमें मिक्स हो गई पानी में। अब मिक्स हो गई तो क्या हो गई, आग नदी में आग मिल गई। अब नदी क्या हो गई, चढ़ गई। अब जब नदी चढ़ी, मान लेते हैं कि चंबल नदी चढ़ गई, ये चंबल नदी आपकी, चंबल नदी के दोनों किनारे हैं, ये नदी बह रही बीच में, ये दोनों किनारे हैं। अब दोनों किनारों पे नदी कहां तक आ गई, इस जगह पे आ गई और इधर इस जगह पे आ गई नदी, दोनों किनारों पे आ गई। ये किनारा भी डूब गया, ये किनारा भी डूब गया। अब जब ये किनारा डूब गया तो अब जब डूबने के बाद में ये क्या डूबा रहेगा 12 महीने। जब वर्षा ऋतु खत्म होगी तब क्या हुआ, अपने आप पानी कम होगा। अब पानी चढ़ता है तो स्पीड में आता है। वर्षा ऋतु में क्या होता है, जब पानी आता है आने की उसकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, और जाने की स्पीड क्या होती है, कम होती है। आपने कभी देखा होगा कि आपके घर पे जब भी समर चलाओ तो बाल्टी में पानी भरोगे, तब पानी भरते समय मिट्टी दिखाई देती है क्या, महसूस हो सकती है लेकिन दिखाई नहीं देगी। लेकिन उसी पानी को आप थोड़ी देर के लिए रख दो, आधा घंटे 10 मिनट के लिए रख दो, तो उसके अंदर जो मिट्टी है या बालू कहां पे जमा हो जाएगी, तले में जमा हो जाएगी। तो इसी तरह जो नदी का तल है, नदी के तल को क्या कहते हैं, डेल्टा। क्या कहेंगे, डेल्टा। उसके तल में मिट्टी जमा हो जाएगी। सपोज करो कि नदी यहाँ पे बह रही थी, नदी यहाँ तक चढ़ के आ गई, उसका लास्ट ऑप्शन कहां पे है, यहाँ पे चढ़ के आ गई। अब इससे ऊपर नहीं जा रही नदी, अब यहाँ पे चढ़ के आ गई। तो ये दोनों किनारे, इनके ऊपर जो मृदा इकट्ठी हुई वो कौन सी मृदा कहलाएगी, जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा है, अब कौन सी जलोढ़ मृदा, 2 प्रकार की। कौन सी जलोढ़ मृदा यहाँ पे कहलाएगी, ये बहुत इंपोर्टेंट है। ये मान लो कि आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, खादर या बांगर। कौन सी मृदा होगी, बांगर क्यों बांगर क्यों होगी, हैं? सबसे पुरानी मृदा कौन सी, जलोढ़। क्योंकि वो बांगर, क्योंकि बाढ़ की नदी जलोढ़ से निर्मित होती है, तो बांगर। जलोढ़ से तो बांगर भी निर्मित है, खादर भी निर्मित है। पुरानी कौन सी है, पुरानी कौन सी मृदा है, हाँ कौन सी अर्जुन, पक्की बात है, मान लें। अच्छा देखो अभी कि सबसे पहले जो मृदा जमा हुई, कौन सी मृदा जमा हुई, खादर मृदा, जो इस तट तक जमा हुई। क्यों इस तट तक जमा हुई, इस तट तक जो मृदा जमा हुई वो मृदा कौन सी कहलाएगी,
खादर मृदा। क्यों कहलाएगी खादर मृदा? क्योंकि प्रतिवर्ष जब भी नदी चढ़ती है तो उसका एक ठिकाना लगभग उसी जगह तक आती है। जो नदी का चढ़ने का तरीका होता है, पानी आने का, उसमें वर्षा ऋतु में 19-20 हो सकती है, लगभग यही तरीका रहता है कि यहाँ से यहाँ तक जो आई तो क्या कौन सी मृदा कहलाएगी? खादर। अब आ गई, नदी चढ़ गई, अब जब वो जाएगी धीरे धीरे पानी कम होगा तो वहां पे अपनी मिट्टी के कण छोड़ते हुए चली जाएगी। तो हर साल आ रही है, हर साल छोड़ रही है, तो जब हर साल आ रही है, हर साल छोड़ रही है, तो नई मृदा आई उसके अंदर। अब नई मृदा आई तो उसके अंदर क्या आया? विभिन्न जगह से बह के आई, जितने भी मृदा के तत्व हैं सभी मृदाओं के वो मृदा में मिल गए, अब वो वहां पे रह गए। तो इसलिए सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी हो गई? खादर मृदा। कौन सी हो गई? खादर मृदा। इसमें खेती करने के लिए कोई खाद बीज की आवश्यकता नहीं होती। नहीं, जब भी चंबल नदी चढ़ के आती है आप देखोगे वहां पे गेहूं वगैरह की फसल बहुत ही अच्छी होती है, कोई खाद वाद की आवश्यकता नहीं होती। पानी एक आध दे दो, नहीं तो बिना खाद के ही हो जाती है। अब ये कौन सी हो गई? नवीन मृदा। इसे कौन सी मृदा कहेंगे? खादर को कौन सी मृदा कहेंगे? नवीन मृदा। कौन सी मृदा है? नवीन मृदा। अब आती बांगर। बांगर मृदा कौन सी मृदा कहलाएगी? कौन सी मृदा है? ये जलोढ़ मृदा ही। जलोढ़ मृदा की कौन सी मृदा? पुरानी मृदा। अब पुरानी मृदा क्यों कहलाएगी भाई? ये से पुरानी मृदा क्यों कहेंगे कि ये पुरानी मृदा है? तो भाई नदियों द्वारा निर्मित, तो ये भी नदियों द्वारा निर्मित, ये भी है, दोनों नदियों द्वारा निर्मित है, हैं? क्योंकि वह पुरानी जल अवसादों से निर्मित है। हाँ नहीं, वो आप कह रहे हो, सही कह रहे हो। ये क्या है? ये प्रक्रिया प्रतिवर्ष होने वाली प्रक्रिया। ये प्रक्रिया खादर वाली प्रक्रिया कौन सी है? प्रतिवर्ष होने वाली प्रक्रिया है। और बांगर वाली प्रतिवर्ष होने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये 2, 4, 5, 10 या 15 वर्षों में होने वाली, एक बार होने वाली प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए चंबल नदी 96 में जब चढ़ के आई थी तो 96 में मान लो कि पहले, अभी कौन सा सन चल रहा है? 2025 अभी चल रहा है, 2026 चल रहा है। तो 2025 में आई थी। तो कहां पे आई थी? 2025 में आई थी चंबल। तो 2025 में कहां तक आई थी? यहां तक आई थी, यहां तक आई थी, मान लेते हैं आ गई। अब क्या हुआ? सन 1996 में चलते हैं। कब चलते हैं? 1996 में चलते हैं, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। 1996 में चलते हैं। तो 1996 में जब नदी आई थी तो उसने पूरे अपने तट तोड़ दिए, उससे वो ज्यादा निकल गई, उससे भी आगे निकल गई। तो उससे आगे निकल के कहां पहुंच गई? इन किनारों पे पहुंच गई। किस किनारे पे पहुंच गई? जब इस किनारे पे पहुंची थी तो उसने ये किनारे तोड़ दिए, इस किनारे तक पहुंची। जब इस किनारे तक पहुंची तो यहाँ पे जो मृदा इकट्ठी हुई वो मृदा कौन सी कहलाई? कौन सी कहलाई? तो इसीलिए इसे पुरानी जलोढ़ कहते हैं। बांगर को क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़। पुरानी जलोढ़। अब देखो, नवीन मृदा या पुरानी मृदा, दो क्या नाम है? नवीन मृदा या मृदा है, तो नवीन मृदा की जगह यहाँ पे नवीन जलोढ़ भी आ सकता है। क्या आ सकता है? जलोढ़। ऐसे ही पूछते हैं एसएसटी में क्वेश्चन। अब बोले नवीन जलोढ़ किसे कहते हैं, या नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़ में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये तो तकरीबन कम पूछेंगे, लेकिन ये याद रखो खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो खादर का मतलब हो गया कि जो मृदा प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा छोड़ी जाती है और जो उनकी डेल्टा में पाई जाती है, कौन सी मृदा कहलाती है? और बांगर कौन सी? बताओ क्या होगा आंसर? वह मृदा जो प्रतिवर्ष नदी द्वारा नहीं छोड़ी जाती है। हाँ, कई वर्षों में। अभी लिखा भी तो है तुम्हारे पास में। से लिखा है, लेकिन वो तो इस तरीके से लिखा है कि पुराने जल अवसादों से निर्मित उच्च भूआकार बांगर कहते हैं। चलो सही है। मतलब कुल मिला के बांगर जलोढ़ मृदा की सबसे पुरानी मृदा जो है वो बांगर मृदा कहलाती है। बात समझ में आ गई खादर बांगर के बारे में। अब आते हैं मिट्टी मृदा हो गई। मेन बात किसकी चल रही है? भूमि निम्नीकरण। क्या भूमि निम्नीकरण क्या है? चादर अपर्दन किसे कहते हैं? अब ये तो आपके पास में भूमि मिल गई, भूमि मिल गई आपको। अब भूमि मिल, ये मृदा पाई कहाँ पे जाती है? दोनों मृदा कहाँ पाई जाती है? खादर मृदा क्या कहते हैं? दक्षिण भारत में कृष्णा, गोदावरी, महानदी इनमें पाई जाती है। नहीं, वहां पाई जाती है। हाँ, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियों के जो डेल्टा में मृदा पाई जाती है वो कौन सी मृदा है? वो कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा।
अब जलोढ़ मृदा की दो है, का नाम है खादर और इतनी बात समझ में आ गई। अब आता है भूमि निम्नीकरण से क्या आशय। इससे पहले क्वेश्चन आपको समझाएंगे चादर अपर्दन किसे कहते हैं। अब चादर अपर्दन किसे कहते हैं, जब इसमें नदी में इसे मिटा देते हैं, ठीक है, जलोढ़ से बांग और खादर को मिटा देते हैं। ये अब देखो इसे ही मिटा देते हैं। अब बात कर रहे हैं अपर्दन किसे कहते हैं, तुम देखो यहाँ पे दिखाते हैं, ये आपकी ये नदी बह रही है आपकी, ठीक है, क्या बह रही है, नदी बह रही है। अब जब वर्षा ऋतु में क्या होगा, पानी जितना भी आपका कटेगा, पानी जो वर्षा ऋतु में जाएगा कट के, तो वर्षा में मिट्टी बह के जा रही है, तो मिट्टी की बह के जाएगी तो क्या कहलाएगा, मिट्टी का कटाव, क्या कहलाएगा, कटाव, मृदा कटाव। और जो मृदा कटाव होगा, जो मृदा का कटाव, अब मृदा कटाव जब हो रहा है, उस कटाव को क्या कहेंगे, अपर्दन, क्या कहेंगे, अपर्दन। अब ये तीन अपर्दन होते हैं, पहला चादर, दूसरा पहले आएगा मृदा, पहला कौन आएगा, दूसरा, तीसरा पवन अपर्दन। मृदा अपर्दन वो अपर्दन होता है जबकि जब होता है वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में जब ज्यादा बारिश होती है, वहां पे कुछ ढलानी जगह होती है, ढलानी जगह पे पानी के साथ में मिट्टी क्या होती है, कट जाती है, कट के कहां पे चली जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसे मृदा अपर्दन कहते हैं। ये तो बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई। आपने देखा कि वर्षा ऋतु में आपके यहाँ पे बहुत सारे खेत वगैरह कट जाते हैं, देखा हो, सभी ने देखा होगा। दूसरा था चादर। चादर का मतलब हुआ जमीन की ऊपरी परत, जमीन की ऊपरी परत। चादर से वैसे अपने घर में जो चादर अपने ओढ़ते हैं वही चादर, तो चादर कितनी होती है, पतली होती है। तो मृदा जो है वो तो बहुत कितना भी कर सकती है, इसका कोई वो नहीं है कि आप 1 फुट कट गई, 2 फुट, 10 फुट कितनी कट गई, इसका कोई कटाव का अंत नहीं है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन चादर अपर्दन का मतलब ये है कि कटेगी, लेकिन कितनी कटेगी, ऊपरी सतह, जमीन की ऊपरी सतह। अब वो कैसे कटेगी, जब भी वर्षा ऋतु होगी, वर्षा ऋतु होने के बाद में पानी बहेगा, तो पानी पूरी सतह के ऊपर बह के जा रहा है, तो पूरी सतह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेके जा रहा है, थोड़ी थोड़ी लेके जा रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे, चादर अपर्दन कहेंगे। अब पवन अपर्दन किसे कहेंगे, पवन अपर्दन होता कहाँ पे, पहले पवन अपर्दन मैदान अथवा ढालू मैदानी क्षेत्रों में। और मैदानी क्षेत्रों में कहां पे, कौन सी मिट्टी में होगा, ये मैदानी क्षेत्र में, कौन से क्षेत्रों में होगा, देखो मृदा अपर्दन को अपनी 6 मिट्टियां हैं, 6 प्रकार की मृदा है, कहीं भी हो सकता है। चादर अपर्दन भी कहीं भी हो सकता है, चादर अपर्दन भी कहीं हो सकता है। लेकिन पवन अपर्दन कहां पे होगा, कहां पे होगा, अच्छा। अब देखें जो मृदा अपर्दन है, मृदा अपर्दन का मतलब हो गया आपकी जितनी सभी मिट्टियां हैं, जो 6 प्रकार की मृदा, उन सब में अपर्दन हुआ। चादर अपर्दन में जमीन की ऊपरी सतह क्या होगी, पानी के साथ में जो कटा होगा, चादर अपर्दन कहलाएगी। पवन अपर्दन जहां पे भी होगा मैदानी क्षेत्रों में, जो वहां पे मिट्टी कौन सी होगी, मरुस्थली मृदा, कौन सी मृदा होगी, मरुस्थली मृदा होगी। और मरुस्थली मृदा कहां पे होगी, भारत में मरुस्थली मृदा कहां पाई जाती है, मुख्यतः भारत में मरुस्थली मृदा कहां पे पाई जाती है, राजस्थान, राजस्थान के जोधपुर जैसलमेर में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, कौन सी मृदा पाई जाती है, मरुस्थली मृदा। अब मरुस्थली मृदा में क्या होता है, जब भी हवाएं तेज चलती हैं, पवन में क्या हो गया, हवा, जब भी हवाएं तेज चलती हैं, तो तेज हवाएं चलती हैं तब वो क्या करती हैं, अपने साथ में रेत को, जो मरुस्थली मृदा में लगभग 90% क्या होता है, रेत होता है, उसे अपने साथ में उड़ाती है, एक स्थान से उड़ाएंगे दूसरे स्थान पर ले जाके रख देंगे, तो उन्हें जो स्थान बोलते हैं ड्यून, क्या बोलेंगे, ड्यून, छोटे छोटे टीले। जब एक जगह देखा पहले बिल्कुल प्लेन मिलेगा आपको, जब आप शाम को बिल्कुल देखोगे प्लेन मिलेगा, सुबह जब आप उठ के देखोगे तो वहां से आपको टीले, 2-4 टीले मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे, जो हवा चली, हवा ने क्या किया, अपने साथ में मृदा उड़ाया, एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर रख दिया, ऐसे क्या कहेंगे। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे, पहले क्वेश्चन पे कि वो पहले दूसरे क्वेश्चन पर, चादर अपर्दन किसे कहते हैं। चादर अपर्दन समझेगा किसे कहते हैं, मृदा की ऊपरी कटाव को चादर अपर्दन कहते हैं। अब आता भूमि निम्नीकरण से क्या आशय है, भूमि निम्नीकरण से क्या आशय है।
अब भूमि निम्नीकरण से क्या है? निम्नीकरण का मतलब नीचे। निम्नीकरण का आप प्रश्न लिखते हो, प्रश्न लिखते हो, जैसे आपने प्रश्न लिखा कि कोई भी इसके निम्नलिखित कारण है, लिखते हो निम्नलिखित। निम्नलिखित कहाँ पे? नीचे, नीचे है। तो भूमि निम्नीकरण का मतलब कि ऐसी भूमि जिसमें कोई हम कार्य कर रहा है, कार्य क्या करेंगे? कृषि करेंगे। भूमि के अंदर कौन सा कार्य करेंगे? कृषि कार्य करेंगे। जब हम कृषि कार्य करेंगे भूमि के अंदर, तो अब उसके अंदर भूमि के अंदर कृषि कार्य कर रहा है तो क्या हो रहा है? वो निम्नीकरण के अंतर्गत आ रही है। किसके अंतर्गत आ रही है? निम्नीकरण के। अब निम्नीकरण के अंतर्गत आ रही है तो निम्नीकरण का मतलब क्या होगा कि इसका मतलब है कि वो भूमि ज्यादा उपजाऊ नहीं है, भूमि ज्यादा उपजाऊ नहीं है। तो इसमें होगा कि भूमि निम्नीकरण मानव प्रेरित या प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्राकृतिक प्रक्रिया तो रही नहीं है। क्यों नहीं रही प्राकृतिक प्रक्रिया? क्योंकि आप आज देख रहे होंगे कि जितनी भी खेती हो रही है, 90% खेती में हम क्या कर रहे हैं कि जो पहले हमारे पूर्वज आज से करीबन 30 से 40 साल पहले खेती किया करते थे, तो खेती के अंदर क्या होता था कि कोई भी यूरिया, डाई, फास्फोरस वगैरह कुछ भी तत्व नहीं डालते थे। अपना देसी खाद डाला और बढ़िया फसल होती थी। लेकिन आज की डेट में आप उसी फसल को करोगे तो बिना डाई, यूरिया और विभिन्न प्रकार के जो आपके रासायनिक तत्व हैं, अगर उन्हें नहीं डालोगे तो क्या होगा? फसल नहीं होगी। तो यही निम्नीकरण है। यही क्या है? निम्नीकरण है। तो इसमें क्या है कि जो कि भूमि की प्रभावशाली ढंग से जो कार्य करती है, जो भूमि अपनी प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रही है, उसकी कार्य करने की क्षमता क्या हो जाए? खत्म हो जाए। भूमि की जो क्षमता है प्रभावशाली, अब प्रभावशाली क्षमता क्या हो गई? भूमि अपने आप कोई फसल उत्पन्न कर रही है, अब उसकी प्रभाव ये कैसा है कि अपने आप कोई फसल अपने आप फसल उत्पन्न कर दे, सिर्फ उसमें थोड़ा बहुत पानी डाल दिया हो जाए तो वो क्या भूमि सही है। अब वो सही क्यों नहीं रही? क्योंकि उसके अंदर हमने पहले से क्या डालना शुरू कर दिया? खादवार डालना शुरू कर दिया। तो जो भूमि कम उपजाऊ हो जाती है और वो सही से फसल ना दे रही है, उसके अंदर हमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्व डालने पड़ रहे हैं, वही भूमि निम्नीकरण। चादर अपरदन भूमि निम्नीकरण दोनों हो गए। तीसरा क्वेश्चन आता है आपका, रोपण कृषि की दो विशेषताएं लिखिए। रोपण कृषि की दो विशेषताएं लिखिए। और रोपण कृषि की दो विशेषताएं लिखिए। उनकी क्या विशेषताएं? दो चलो बताओ, कोई भी बताओ। देखो, रोपण शब्द का मतलब क्या? पहले से बता दें कि समझ में आ गया? आवाज क्यों कर रहे हो? देखो, पहला आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3। क्वेश्चन नंबर क्या है? रोपण। रोपण का शब्द क्या? रोपण की शब्द क्या है आपका? अपने आप बोलते हैं रुपाई। क्या बोलते हैं? रुपाई। अपने आप भाषा में क्या बोलते हैं? रुपाई। अब आपने देखा होगा जब भी हम फसल दो प्रकार से होते हैं, एक तो फसल को सीधा बीज बोते हैं और दूसरा फसल को क्या करें? रुपाई करें। दूसरी फसल की क्या करें? रुपाई करें। अब उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि धान की क्या की जाती है? रुपाई और बुवाई। एक धान आता है जो सीधा बो दिया जाता है और वैसे ही खेत में जैसे हम बुवाई करते हैं, बीज डाल दिया। एक धान आता है जिसकी हम पहले क्या करते हैं? पौध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पौध बनाते हैं। पौध बनाने के बाद फिर इसमें क्या करते हैं? पौध बना ली हमने, फिर उस पौधे की क्या करते हैं? खेतों में रुपाई करते हैं। तो कौन सी फसल कहलाएगी? कौन सी फसल कहलाएगी? रोपण फसल कहलाएगी। अब इसके अंदर कौन कौन सी फसलें आती हैं? पहली बात तो जो जितनी भी रोपण कृषि है, इसकी दो विशेषताएं क्या है कि सबसे पहले क्या है कि रोपण कृषि की मैं आपको पहले बता देता हूं कि रोपण कृषि क्या है? महंगी कृषि है। कौन सी कृषि है? महंगी कृषि। क्यों कृषि महंगी है? क्योंकि इसमें हमें जब भी हम इसमें खेती कर रहे होते हैं तो इसे 1 वर्ष से ना करके 2, 3, 4 या 5 वर्ष के लिए ज्यादा करते हैं। उदाहरण के लिए केले की खेती। किसकी खेती? केले की। दूसरी पपीता। तीसरा गन्ना। चौथा चाय, मक्का नहीं। पांचवा कॉफी, रबड़ आदि कर देते हैं। बहुत है ना? बात समझ में आ गई? तो ये सब कृषि कौन सी कृषि कहलाएगी? रोपण कृषि हो गई। तो अब इसमें देखो इसका आपका आंसर क्या बना कि रोपण कृषि की दो विशेषता निम्नलिखित इस प्रकार की खेती
में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। जैसे आपने देखे होंगे, में देखे तो नहीं आपने, देखना कभी मोबाइल वगैरह या किसी टीवी वगैरह पे आपके आता है चाय के बागान। चाय के बागान आपको कई किलोमीटरों में लंबे लंबे मिल जाएंगे, और एक बार जब वो लगा दिए जाते हैं वो फिर बार बार काटे नहीं जाते हैं। दूसरे आपका आता है चाय बागान के बाद में दूसरा नंबर रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिक की सहायता से की जाती है। तो अभी मान लो कि आप खेती करोगे, किसकी पता है, चाय की। तो चाय की खेती करोगे तो बहुत सारी जगह चाहिए, बहुत सारी मजदूर चाहिए, और बहुत सारे क्या चाहिए हमें, एलिमेंट मतलब तत्व, साधन, संसाधन चाहिए। तो बात समझ में आया क्वेश्चन? अब किसी के समझ में नहीं आया, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बोला कि नहीं हमारे समझ में नहीं आ रहा सर, ऐसी बके जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, ये क्वेश्चन होगा 2 हो गए, 3 हो गए। अब प्रारंभिक निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं लिखी। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें भी क्वेश्चन कितने प्रकार, कितने क्वेश्चन लगवाए थे, 3 क्वेश्चन लगवाए थे। प्रारंभिक कोई भी आ सकता है, एक आएगा प्रारंभिक निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रारंभिक का मतलब क्या है अमित, क्या मतलब है प्रारंभिक का? हाँ खुशी, बातें ज्यादा कर रही है, प्रारंभिक का मतलब बता क्या है? हैं? नहीं पता? प्रारंभिक, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर कितना? 4। दूसरी कौन सी कृषि है? प्रारंभिक के बाद में एक और कृषि बताई थी, कौन सी कृषि है? नहीं, हाँ वाणिज्य नहीं, वाणिज्य से भी पहले भी आती है। निर्वाह कृषि नहीं, हाँ बोल रहा, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। उसके बाद में आती वाणिज्य कृषि। अब इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा। अभी जो हमने आपको लिखवाए थे, सभी नाम लिखवाए थे, सभी नाम इसके अंदर लिखवाए थे। क्या नाम है? रोपण कृषि के अंदर लिखवाए थे। तो रोपण कृषि में 90% जो भी फसलें उत्पन्न की जाती है वो कौन सी कृषि के अंदर आती है? वाणिज्यिक कृषि के अंदर। कौन सी कृषि के अंदर आती है? वाणिज्यिक कृषि के अंदर। और प्रारंभिक कृषि की बात करें, प्रारंभिक कृषि हमारे जो पूर्वज, आज से पहले पूर्वज हल, कुड़ाली, पामड़े से जो अपने जगह पे खेती कर किया करते थे, पुराने संसाधनों से किया करते थे, उसे प्रारंभिक कृषि कहते हैं। प्रारंभिक कृषि किसे कहते हैं बताओ? अभी मैं बताया तुम्हें, हमारे पूर्वज जो पहले हल, कुल्हाड़ी, लकड़ी, छड़ी, बैल आदि की सहायता से जो खेती किया करते थे, प्रारंभिक कृषि। ये सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए की जाती है। किसके लिए की जाती है? जीवन निर्वाह के लिए। प्रारंभिक कृषि का मतलब ये है कि अपने जीवन का, मतलब जो भी घर है, स्वयं का जीवन नहीं, अपना जो भी परिवार है उसको सिर्फ पेट भरता रहे, मतलब वो अपना काम चलता रहे, तो उसके लिए की जाने वाली कृषि कौन सी की जाती है? प्रारंभिक कृषि। इसमें एक दूसरे की मदद भी ले सकते हैं, एक दूसरे की सहायता भी ले सकते हैं। और गहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? गहन निर्वाह कृषि वो होती है जो कृषि एक, जैसे अभी आज से पहले आपने देखा होगा कि अपने यहाँ पे एक ही फसल हुआ करती थी, एक फसल कर ली, काम खत्म। जैसे अभी सरसों करते हैं, पूरी वर्ष में एक फसल कर ली, बाद में खेत को खाली छोड़ दिया, तो वो कौन सी कृषि, सरसों कौन सी कृषि कहलाएगी? प्रारंभिक कृषि। लेकिन उसी में हम क्या करें, पहले बाजरा किया, ज्वार बाजरा मक्का कर लिया, कुछ भी कर लिया, फिर हमने उसी में क्या कर लिया, गेहूं कर लिया, या फिर उसके अंदर कोई भी अन्य फसल कर ली। तो मतलब पहले हमने कौन सी फसल की? खरीफ की। पहले कौन सी फसल की? खरीफ की। फिर कौन सी कर ली? रबी की। तो खरीफ की फसल कर ली, उसी में फिर हमने कौन सी कर ली? रबी की फसल कर ली। अब खरीफ और रबी की फसल दोनों खत्म हो गई, तो अब कौन सी फसल आ गई? जायद फसलें। जायद फसलें, तो जायद फसलें कब बोई जाती हैं? कब बोई जाएंगी? फरवरी और मार्च में। फरवरी और मार्च में बोई जाएंगी, और फरवरी मार्च में बोई जाएंगी, तब काटी कब जाएंगी? जून जुलाई में। जून और जुलाई में। जून जुलाई में शुरू होता है अपना खरीफ का मौसम, तो खरीफ के मौसम से पहले काट ली जाएंगी। तो 3 फसलें हो गई, तो पहले कर ली हमने खरीफ की, फिर रबी की, फिर जायद फसलें।
तीनों फसलें कर ली, तीनों फसलें करने के बाद में क्या हो गया, क्या होगा, कौन सी फसल कहलाई, कौन सी कृषि कहलाई वो, कौन सी, गैर निर्वाह। अब कृषि का अगर अपन वर्गीकरण करें तो कृषि कितने, कृषि